Hello students, I was so eager to meet you all in this new session. So hopefully हमारा ये 25-26 ईयर बहुत ही अच्छा होगा और आप सब अब क्लास 10th में आ गए हैं और मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारी होंगी, आपकी खुद की बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी। तो इसके लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और एक इरादा कि आप साल भर बहुत मेहनत करोगे, क्योंकि मेरा 10th जो है वो एक ज़िंदगी का पड़ाव है और इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत सक्सेस देंगे। तो इसीलिए शुरुआत से ही अगर आप सोचोगे कि बहुत अच्छा करूँगा तो या करूँगी तो ऑब्वियसली आप अच्छा करोगे। तो इस मकसद के साथ, इस उम्मीद के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर टू चैप्टर मैंने कोशिश की है कि आपके साथ रहूँगी और पूरे साल हम एक साथ मेहनत करेंगे और आप बहुत अच्छा करोगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और जो आपने 9th में पढ़ा है उसका ये सेकेंड पार्ट हम बोल सकते हैं कि आपने 9th में पढ़ा कि डेमोक्रेसी हर कंट्री में कैसी कैसी थी, किस कंट्री की डेमोक्रेसी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मांगती है और कहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। और इनफैक्ट आज भी हमारे देश में भी हम देखते हैं कि पूरी तरह से हम बोल नहीं सकते कि हमारा डेमोक्रेसी पूरा सक्सेसफुल है, लेकिन हमेशा एक सक्सेस की उम्मीद तो हम रखते हैं। तो इसीलिए कि हमने क्या सोच के ये पावर शेयर मेथड यूज़ किया और डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जो पावर शेयरिंग मेथड है, यानी कि पावर को हमें बांटना है, तो इस तरीके से बांटे, किस तरीके से सारे लोग खुश रहें और किस तरीके से एक्चुअली जो डायरेक्टली डेमोक्रेसी में अफेक्ट कर रहे हैं वो भी एक्चुअली बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, सिटीजन्स भी वोट दें। तो सारी चीज़ें कैसे एक स्मूथली एक कंट्री में रन हो, ये एक तरीका है। और ऑफ कोर्स हमेशा याद रखनी चाहिए कि पूरा एकदम परफेक्शन तो बहुत मुश्किल होती है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी सेक्टर में, लेकिन हाँ हमें जरूर कोशिश करती रहनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये डेमोक्रेसी को भी देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और हमारी कंट्री में क्या है, दूसरों की कंट्री में क्या है। तो इस चैप्टर को बड़े ही प्यार और मज़ेदार तरीके से समझाया गया है। सिर्फ 2 केस स्टडी ली गई है, सारे कंट्रीज़ का तो हम बात नहीं कर सकते या बोलना भी या एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, तो इन्होंने बस 2 कंट्रीज़ ली हैं, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। दोनों बहुत ही छोटी कंट्री हैं, हाँ, और इनकी जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से 2 करोड़ है और जो कि हमारे हरियाणा स्टेट की जो है ना उतना साइज का है और इसका लगभग पॉपुलेशन भी वैसा ही है। तो दोनों में कैसे डेमोक्रेसी रन करती है, दोनों में क्या एक्चुअली प्रॉब्लम्स थी और कैसे इन्होंने सॉल्व किया और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें देखना है कि इस चैप्टर का आउटलाइन क्या है। तो आउटलाइन मैं आपको बताती हूँ। पहले हम केस स्टडी बेल्जियम की एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद केस स्टडी ऑफ श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेजॉरिटेरियनिज्म ये जो फिलॉसफी है ये श्रीलंका ने कैसे अपनाया देखेंगे, फिर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी एक्चुअली इनका ना एथनिक कॉम्पोजिशन की प्रॉब्लम्स थी, डिफरेंट कल्चर्स थे और एक कंट्री में बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सेम टाइप के कल्चर और सेम टाइप का लैंग्वेज बोला जाता है। ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं लेकिन लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनका रहन सहन कल्चर सब थोड़ा डिफरेंट है, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट दे विल फेस सम कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन बेल्जियम ने किस तरीके से इस चीज़ को अच्छे से संभाला और श्रीलंका कहीं कहीं इसमें चूक गया और श्रीलंका चूक गया इसलिए उधर सिविल वॉर्स होते रहते थे। तो ये देखेंगे कैसे है। तो ये एकदम आप इमेजिन करो और एक बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझा दूंगी तो आप हमेशा के लिए याद भी रख पाओगे। फिर हम देखेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों जरूरत है। फिर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये रहा आउटलाइन, इसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आप देखो कि पावर शेयरिंग है क्या। अच्छा, पावर शेयरिंग का डेफिनेशन क्या है। एक मिनट, मैं आगे शायद चली गई। यस, अच्छा, लर्निंग आउटलाइन आपने पढ़ा, फिर हुआ लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या है? अच्छा, पढ़ने के बाद आप क्या लर्न करोगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप समझ जाओगे पावर शेयरिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या मीनिंग है, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है एक डेमोक्रेसी में, नीड क्यों है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो जैसे कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, सोशल जो ग्रुप्स हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं, तो इनका क्या पावर रहता है अफेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स ये भी और या मूवमेंट्स ये भी एक्चुअली डेमोक्रेसी को अफेक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। और केस स्टडीज तो हमें पढ़ना ही है बेल्जियम और श्रीलंका का और इसका डेमोक्रेटिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल पेपर है इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन। ये आप लिख भी सकते हो पढ़ते पढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये डायरेक्ट आपका डेफिनेशन किताब में नहीं लिखी है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आता है कई बार बोर्ड्स में।
पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक, ये एक तरीका है टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स। इट इज एन आइडिया इनकलकेटेड इन डेमोक्रेसी। ये एक आइडिया है, एक फिलोसॉफी है कि पावर को शेयर करना चाहिए। ठीक है, कई लोग ये सोच सकते हैं कि पावर को शेयर करने से तो अरे में हमारा पावर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मिल बांट के हम काम करते हैं तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। बल्कि मोनार्क सिस्टम में क्या था कि पावर सिर्फ एक ही के हाथ में होता था, तो इसीलिए लोग डिससेटिस्फाइड रहते थे और बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, क्योंकि लोग चाहते थे कि पावर शेयर हो, जिसमें अपनापन आए सिटीजन्स के भावनाओं में, और सिटीजन्स को लगे कि हम भी पार्ट हैं तो हमारा भी डिसीजन मेकिंग में पावर होना चाहिए। So it is an idea or philosophy inculcated in democracy so that power is not concentrated at one hand only and that different forms can keep a check on each other। और ये भी जरूरी है कि जब ये पावर सबके साथ बढ़ जाएगा तो एक दूसरे पे हम चेक भी कर सकते हैं और कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। ओके, अब हम देखेंगे बेल्जियम का केस स्टडी, बेल्जियम की कहानी। हाँ, पिक्चर को आप ध्यान रखिए, और कई बार हम अगर पिक्चर से भी याद कर लेते हैं ना तो आपकी मेमोरी में ये चला जाता है और आपको इजी लगता है। तो ये एक बेल्जियम लाइक कंट्री है बेल्जियम, और ये बहुत ही छोटा सा कंट्री है। लगभग इसका जो हम इसको जैसे इसकी पॉपुलेशन भी लगभग बहुत ही लाइक कम है, 2 करोड़ के करीब है। It is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana, and it has borders with France, Netherlands, Germany, and Luxembourg. Or it has the population of little over than 1 crore and about half the population of Haryana. तो सोचिए कितना छोटा सा ये कंट्री है, और इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। लेकिन इसमें इसका जो एथनिक कंपोजिशन, एथनिक मतलब लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, ये अलग अलग हैं। 3 टाइप के लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो डच भाषा बोलते हैं, जो कि 59% है। कुछ लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, वो 40% है। और बहुत ही कम जो कि जर्मन के लोग हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, जो कि 1% ही हैं। और लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि ये पूरा एज ए होल कंट्री ये वाली लाइक एथनिक कंपोजिशन थी। लेकिन ब्रुसेल्स जो कैपिटल है, हाँ, ये भी बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी कहानी अलग थी। इसमें सिर्फ 20% डच स्पीकर्स हैं और 80% फ्रेंच स्पीकर्स रहा करते थे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था कि जो डच लोगों को लगता था कि जो फ्रेंच लोग हैं, इन लोग ज़्यादा वेल ऑफ हैं, इनको सारी अपॉर्चुनिटी और इनका जो एजुकेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं। एंड दैट वाज द रीज़न फॉर द डिसकंटेंटमेंट अमॉन्ग डच स्पीकर्स। तो उनको लगता था कि फ्रेंच लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है या लोग डेवलप कर रहे हैं और हम पीछे रह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से दोनों कम्युनिटी में फाइट होती थी। जर्मन तो बहुत कम, मतलब जर्मन स्पीकर्स बहुत कम थे, तो उनका कोई इतना मेजर इश्यूज नहीं था। लेकिन ये जो डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स में थोड़ी अनबन रहा करती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेल्जियम, इसको ध्यान में रखना। फिर मैं बताती हूँ आपको श्रीलंका की क्या कहानी थी। श्रीलंका में भी यही था, एथनिक कंपोजिशन में डिफरेंसेस। तो इधर भी लोग इनफैक्ट 3 तरीके के हैं। एक है सिंघालास कम्युनिटी, जो कि 74% है, बहुत ज़्यादा है, और वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। एंड इनफैक्ट जो तमिल्स थे, तमिल्स के 2 ग्रुप्स थे, एक इंडियन तमिल्स और एक श्रीलंकन तमिल्स। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो इनके नेटिव तमिल, लाइक बहुत पुराने ज़माने से वो वहाँ रहा करते हैं, तो वो है 13%। और जो इंडियन तमिल्स हैं वो सिर्फ है 5%। और ये इंडियन तमिल्स कौन है, जो कि माइग्रेट किए थे इंडिया से, साउथ ऑफ इंडिया से मोस्टली, और जो प्लांटेशन वर्कर्स के जैसे काम करने के लिए श्रीलंका चले गए थे। और ये दोनों को मिला के एक्चुअली वो लोग हिंदुइज्म या इस्लाम ये धर्म पालन करते थे। तो ये इनका परसेंटेज बहुत ही कम था। तो सिंघालास जो हैं वो सोचते थे कि हम एक्चुअली उनको डोमिनेट करेंगे, हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए, और तमिल्स को वो इग्नोर करते थे। तो अब तमिलियंस, हालांकि उनका कम परसेंटेज है, फिर भी वो खुश नहीं थे और कॉन्फ्लिक्ट इनमें चलता रहा। अच्छा, अब और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसलिए क्यों था, मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी। तो 1956 में जो तमिलियंस थे उनको बिल्कुल डिसरिगार्ड किया गया, और सिंघालीज जो थे वो अपनी डोमिनेशन या मेजॉरिटेरियनिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये क्या है, एक बिलीफ है, या ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा। That is a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। ठीक है, तो ये क्या है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है और ये रूल करना चाहती है कोई भी तरीके से, और इन्होंने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को उनको नज़रअंदाज करना था। तो अब जो है इनके फीचर्स, इस चीज़ के लिए उन्होंने कुछ ये पॉलिसी में चेंजेस लाए। उन्होंने क्या बोला कि सिंघाला जो हमारी भाषा है उसको हम ऑफिशियल भाषा बोलेंगे। तो क्या होगा कि ये तो सिंघालीज ही ज़्यादा बोल सकते हैं ना ये भाषा, तो इसी से ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन जॉब होगा, तो ऑब्वियसली सारा पावर इनके पास आ जाएगा। फिर द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज में सिर्फ प्रीफर किया जाएगा
सिंघाला एप्लीकेंट्स को, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पोजीशंस, गवर्नमेंट जॉब्स और इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स को सिंघाला कम्युनिटी ही होल्ड कर सकती है। तो अगेन पावर में डिफरेंशिएशन आएगा, इनके सिंघालास के पास ज़्यादा पावर्स आएंगे। थर्ड, इन्होंने क्या किया, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो उनको लगा कि बुद्धिज्म को ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, तो उन्होंने, क्योंकि ये मेजॉरिटी ग्रुप था, कम्युनिटी था, तो ये सारे प्रैक्टिसेस वो करना चाहते थे। अब इस बात से क्या होगा, ऑब्वियसली श्रीलंकन्स जो हैं वो डिससेटिस्फाइड होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है कि व्हाई वर द श्रीलंकन तमिल्स डिससेटिस्फाइड विद द मेजॉरिटेरियनिज्म या मेजॉरिटेरियन एक्ट of Sinhalese government. So what were the reasons? They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उनको लगा कि अच्छा हमारी भाषा को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, उनको सिर्फ लग रहा है कि उनकी भाषा इंपॉर्टेंट है। They felt that the constitution and government policies denied their equal political rights. Then they discriminated. They felt that they are discriminated against this community and in getting jobs और जो other opportunities ये सारी थी, ये सिर्फ सिंघाला इसको ही मिल रहा था, इन लोगों को नहीं मिल रहा था। वो जो चाहते थे, जो इंटरेस्ट उनका था, वो जो बिल्कुल इग्नोर ही हो रहा था, और उससे और आगे उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके रूल्स फॉर्मेशंस में, उनके जॉब्स में, इन सारी चीज़ों में सिर्फ सिंघाला कम्युनिटी को ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। तो ऑब्वियसली श्रीलंकन तमिल्स डिससेटिस्फाइड रहेंगे। और बच्चों ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपके बुक में भी है, ये बुक की लैंग्वेज है, तो आपको यही लर्न करना है। हमेशा याद रखिए कि सीबीएसई चाहता है कि आप बुक की लैंग्वेज लिखें, तो इट इज़ बेटर कि आप समझें इस चीज़ को, फिर इसको याद करें। और इनफैक्ट अगर आप याद कर लेंगे तो आपको सोच सोच के लिखना नहीं पड़ेगा। इट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम टू राइट एंड मेमोराइज। ओके, अब देखिए, फिर भी इन लोगों का उम्मीद तो था श्रीलंकन तमिल्स का, तो इन्होंने डिमांड्स रखी। तो ठीक है, ये अन्याय एक तरीके से हम बोल सकते हैं इनके अगेंस्ट में हुआ था, जो कि 1956 के एक्ट में था। तो उन्होंने डिमांड रखी कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें एक अलग स्टेट बना के दो, या हम बना लेंगे, हम वहीं पे रहेंगे। तो उन्होंने एक स्टेट की डिमांड रखी। श्रीलंकन तमिल्स, अच्छा फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज, तो उन्होंने पार्टीज अपनी कम्युनिटी में बनाई, एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि हम अपनी पार्टीज रखेंगे, पार्टी बनाएंगे और हम तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। सेकंड, इन्होंने रखा कि रीजनल ऑटोनॉमी दीजिए, कि ताकि जो खाली सेंटर के पास पावर ना हो, स्टेट और छोटे छोटे रीजन जो हैं उसको भी फ्रीडम मिलना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ये भी सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। और बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग। तो आप सोचिए 56 में वो एक्ट बना था, लेकिन 80s तक ये स्ट्रगल चलता रहा, इतने सालों तक। और उन्होंने बोला कि हम एक तमिल ईएलएम स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसमें कि हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं और फ्रीडम हमें मिले। लेकिन ये सिंघालास कम्युनिटी को मंजूर नहीं था, उन्होंने कोई भी डिमांड इनकी नहीं मानी। तो उन्होंने क्या किया, हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर डिमांड्स। अच्छा, फिर भी जो श्रीलंकन तमिल थे, इन्होंने अपनी फाइट रखी। यही है कि उन्होंने बोला कि हम एक इंडिपेंडेंट तमिल ईएलएम स्टेट बनाना चाहते हैं। और आप मैप में भी देख चुके हैं कि वो नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में ही उनको लाइक रहने का परमिशन था। तो उन्होंने बोला कि हम उसी पार्ट में ही हम अपना स्टेट बनाएंगे। फिर द डिस्ट्रस्ट, इसका नतीजा क्या हुआ, ये तो माना नहीं गया सिंघालास कम्युनिटी के द्वारा। तो ये जो डिस्ट्रस्ट था, ये बढ़ते 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 सिविल वॉर का रूप ले लिया। तो इन लोगों की फाइट्स चलती रही। सिविल वॉर का मतलब क्या है कि आपस में सिटीजन्स ही सिटीजन्स के साथ लड़ेंगे, एक ही कंट्री में रह के। सो एज ए रिजल्ट thousands of people of both the communities were killed, causing a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. तो ये तो किसी का फायदा होता नहीं है। War is always like it is dangerous and in fact it has negative impact only. तो इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। रिसोर्सेज, मनी, सोशल, कल्चरल सब का डिटोरिएशन होता है। लेकिन ये हुआ, और इनफैक्ट 2009 तक ये सिविल वॉर्स होते रहे, और क्योंकि तब तक भी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व नहीं किया सही तरीके से। तो सिटीजन जब तक नाराज होंगे, इस तरीके की फाइट्स, राइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। अच्छा, ये हो गया श्रीलंका ने किस तरीके से किया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कई सालों तक चलने लगी। लेकिन इसके ऑपोजिट बेल्जियम गवर्नमेंट ने इसको संभाला। अपनी प्रॉब्लम, दोनों की ही एथनिक प्रॉब्लम्स थी, लोगों में फाइट्स थी, लैंग्वेजेस के डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग एक साथ रह रहे थे और उनमें इतनी यूनिटी नहीं थी। तो लेकिन बेल्जियम ने ये यूनिटी लाने के लिए लोगों के बीच में उन्होंने क्या किया, जिसको ये बोलते हैं बेल्जियन मॉडल, जो कि बड़ा यूनिक, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन फिर भी ये एडवांटेजेस था। तो इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, क्योंकि बदलते थे फिर कुछ लोग नाराज होते थे। लेकिन बेल्जियन गवर्नमेंट को था कि हमें पीपल को नाराज नहीं करना है, हमें इनको साथ में ही रखना है और लेके ही चलना है। तो सबसे पहले जो स्टेप्स उन्होंने लिया या मेजर्स उसने लिए, ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि बुक में भी हैं, बुलेट्स में है, इसको याद रख लेना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया मिनिस्टर्स का।
कि टू बोथ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ बना, तो डच के जितने मिनिस्टर्स थे फ्रेंच के भी उतने मिनिस्टर्स थे। अच्छा, सेकंड में क्या क्या उन्होंने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अब सबॉर्डिनेट नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट खुद भी हैंडल कर सकता था। तो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हुआ करता था, या अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं इन लोग, तो नहीं करते हैं। देन ब्रुसेल्स टू हैव सेपरेट गवर्नमेंट टू बोथ कम्युनिटीज। तो ब्रुसेल्स जो उनका कैपिटल था, इन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट किया और सेपरेट गवर्नमेंट करके इन्होंने भी दोनों कम्युनिटी को इक्वल पावर्स दे दिए। फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया, और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था इसका क्या पावर था, जो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे इनको पावर था। तो जनरली तो जब ज़्यादा कम्युनिटी के लोग हैं तो उनका इन्हीं इश्यूज पे फाइट होता था, तो ये गवर्नमेंट का काम था कि इन्हीं इश्यूज को वो अच्छे से सॉल्व करे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसके दो रीजंस हैं, एक प्रूडेंशियल रीजंस और मोरल रीजंस। मैं आपको इजी तरीके में समझाऊंगी कि प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं। प्रूडेंशियल रीजंस वो होते हैं जो हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। हाँ, वो एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं कि लोगों के बीच में फाइट नहीं हो रही, हाँ, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, और म्यूचुअल कंसेंट लिया जाता है। तो ये एक्चुअली फंक्शनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो दीज आर द रीजंस कि अगर हम पावर शेयर करते हैं तो लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, लेस ऑफ स्ट्राइक्स। ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताती है कि पावर शेयरिंग सही नहीं है, लेकिन सही अगर है और अगर हम सही तरीके से करते हैं तो ये सक्सेसफुल भी होता है। तो ये रीजंस को हम रखते हुए एक्चुअली पॉलिसीज बनाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, स्टेबिलिटी हो, क्योंकि बार बार कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बार बार गवर्नमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए वो चेंज भी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, या डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादातर जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी या कहीं पे स्ट्राइक, कहीं पे ये जो नाकाबंदी हो गया, ये सब नहीं होनी चाहिए। लोग म्यूचुअली हैप्पी रहना, लाइक एक दूसरे का सब दुख दर्द सब समझ के इजीली विदाउट डिस्प्यूट रहने चाहिए। देन मेजॉरिटी कैन नॉट रूल ओवर माइनॉरिटी। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, रीजंस हैं प्रूडेंशियल, जिसके लिए पावर शेयरिंग अगर हम करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और अच्छी चीज़ें, लाइक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगा, मेजॉरिटी ऐसे एकदम डोमिनेट नहीं करेगा, कॉन्फ्लिक्ट भी कम होगा। अच्छा, मोरल रीजंस क्या है? ये एक फीलिंग की बात है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, मोरलिटी है। तो इसमें क्या है, ये एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि और स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों को खुश रहना लगेगा कि उनका डिग्निटी है, उनका रेस्पेक्ट है। और रेस्पेक्ट और डिग्निटी हम कैसे देते हैं? हर एक सिटीजन को जब वोटिंग राइट मिलती है तो उसको भी लगता है कि हम कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के पार्ट है, हम इनडायरेक्टली ही सही, हम लेकिन गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इंश्योर करता है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का, और स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस की वजह से हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। ओके, अब लास्ट टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये है कि अब हमारे देश में हमने कैसे पावर को शेयर कर रखा है इन पर्सपेक्टिव ऑफ आवर लाइक एथनिक कंपोजिशन। ले लीजिए कि इंडिया में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लाइक सोसाइटी है, लेकिन फिर भी हमने किस तरीके से, किस ढंग से हमने जो पावर शेयर किया है, तो और इसमें नो डाउट थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका हमने अपनाया है, जिससे कि सभी को अपना अपना रोल प्ले करने का मौका मिलता है और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है हर सिटीजन। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहला आता है हॉराइजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें 3 ऑर्गन्स हैं। हॉराइजॉन्टल एक्चुअली ऑर्गन्स भी हम बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये हॉराइजॉन्टल क्यों है? जब हॉराइजॉन्टल यानी कि इनका सिमिलर टाइप ऑफ पावर है, हाँ, सिमिलर, अलग अलग हैं, अलग अलग लाइक डिफरेंट है इनका काम, हाँ, लेकिन और एक दूसरे पे ये चेक और बैलेंस भी रखते हैं। एक क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कि व्हाई दिस अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इन दिस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द चेक एंड बैलेंस, बिकॉज दे कैन चेक एंड बैलेंस। लाइक लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उसको इंप्लीमेंटेशन देखें। हालांकि एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में भी लाइक पार्टिसिपेट करता है इन लॉ मेकिंग। ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं, दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दे आल्सो हेल्प एंड दे आर ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज। तो दे आर इंटर रिलेटेड, बट येस दे कैन चेक। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है डेटा रिसर्च और कुछ ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये दोनों एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट चेक और बैलेंस करते हैं, लेकिन हाँ अलग अलग काम है। ये इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, लॉ इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव लॉ को, और लॉ बनाता है लेजिस्लेचर। इसका सारा जो कैसे फॉर्मेशन, ये शायद आपने पहले वाले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। और थर्ड ऑर्गन है जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है किसी के भी बीच में तो वो सॉल्व करता है। फिर वर्टिकल अरेंजमेंट देखते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट यानी कि
लेवल ऑफ वर्क अलग अलग है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा पावर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का उससे थोड़ा कम, और लोकल गवर्नमेंट का और भी कम। तो ये अपने अपने एरिया में और कुछ कुछ काम इनको दिए गए हैं जिसको वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट हर चीज़ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। राय दे दिया, या ये सारे जो सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट है ये इनको लाइक रेफर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्चुअली लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हाँ इनका भी इंडिपेंडेंट कुछ कुछ पावर्स हैं। तो ये वर्टिकल बोलते हैं क्योंकि ये अमाउंट ऑफ वर्क और अमाउंट ऑफ पावर या ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो डिफरेंट है। सोशल ग्रुप्स में आते हैं आपके डिफरेंट ग्रुप्स जो कि बनते हैं, रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं ये, या जेंडर के बेसिस में भी हम ये सोसाइटी में ग्रुप्स अपने आप बन जाते हैं, और उनके लाइक रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं। तो कई बार ये ग्रुप्स भी डेमोक्रेसी को अफेक्ट कर सकती हैं, वो प्रेशर डाल सकती हैं, या गवर्नमेंट इनके लिए अलग से ये सोशल ग्रुप्स को देखते हुए पॉलिसीज भी बना सकती है। तो ये इनका भी पावर है, और दे कैन बी कॉल्ड एज कम्युनिटी गवर्नमेंट लाइक इन बेल्जियम। अच्छा, अब है फोर्थ कैटेगरी जो कि है पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। कई बार ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये तो डायरेक्टली एक्चुअली अफेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी को थ्रू लेजिस्लेचर, क्योंकि ये पार्टीज हैं जो मिनिस्टर्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठती हैं, और लाइक दे कैन मेक मेनी डिसीजंस विच आर अफेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी डायरेक्टली। और दूसरा है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या है, इनके काम को लेके, जैसे या इंटरेस्ट ग्रुप्स हम बोल सकते हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये सारे अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि लाइक अफेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी को। तो इन सबका फंक्शनिंग होना प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन सबको हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखा है, और अगर इन लोगों ने अपना लाइक काम बहुत सही ढंग से किया तो हमारा जो डेमोक्रेसी है बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है, और थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूव कर ही रहे हैं इसकी वजह से। तो बच्चों ये सारा है आपका जो इन टोटलिटी आपका डेमोक्रेसी चैप्टर। होप यू लाइक्ड इट। Please make a note of it. If you want, then you can make your own flow charts. Then next class में मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स करवाऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और रेगुलरली, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन होगा कि मैं वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।